लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चाएं जारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत पिछले कह सकते हैं सितंबर से लेकर अब तक की है, बहुत काबिल तारीफ रही। उनकी यात्रा के जरिए कई सियासी संदेश उन्होंने दिए। ये संदेश दिया कि वो मेहनत कर सकते हैं और उस काबिल बन चुके हैं कि विपक्ष अगर उनको समर्थन करता है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष को निराश वो नहीं करेंगे, क्योंकि जनता तक अपनी आवाज पहुंचाई और जनता ने उनको सराहा है। लेकिन बात आती है विपक्षी पार्टियों की कि कौन कौन सी पार्टी उनका समर्थन कर रही है और कौन कौन सी पार्टी उनके खिलाफ जाना पसंद कर रही है। तो वैसे मैं आपको बता दें कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका समर्थन लेने से इनकार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उन्होंने संदेश भिजवाया 21 बड़े नेताओं को, जिनमें मायावती का भी नाम सामने है। लेकिन उन्होंने संदेश नहीं भिजवाया, उन्होंने मदद नहीं मांगी केजरीवाल से, असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर से। इन सब तमाम बड़े ऐसे 7 नेता रहे भारत देश के जिनसे उन्होंने मदद मांगना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जिनसे उनकी विचारधारा मिल रही है, जिनसे उनके विचार मेल खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हम उनका साथ देंगे। वो हमारा साथ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम एक नेतृत्व के साथ, एक संगठन के साथ बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन बदले में हमको बस आपकी मदद चाहिए। तो हम बात कर रहे थे 3-4 राज्य ऐसे हैं जिन पर अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आप लोकसभा चुनाव की जीत के बहुत करीब आ जाते हैं। वैसे तो छोटे छोटे स्टेट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप बड़ी मछली पर हमला करते हैं तो शायद बड़ा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी मछली तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 2024 का जो चुनाव होगा वहां पर 80 लोकसभा सीटें दांव पर होंगी। योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे, लेकिन 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए थे, जनता आज भी उनका उपकार मानती है, जनता उनको सराहती है, उनके काम को पसंद करती है। तो इसी तरीके से मायावती ने जो बड़ा सियासी संदेश दिया अपने जन्मदिन पर, ये सभी को हिलाकर रख देने वाला है। मायावती ने बड़ी बड़ी बातें कर सभी के होश उड़ा दिए, गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कि लोकसभा चुनाव हो या 2023 में, 2024 में जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, उन सबको अकेले दम पर लड़ेंगी मायावती। यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें अकेले उतरना ही पसंद करेंगे। इस बात को लेकर मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कई सारी बातें रखी। जन्मदिन के इस मौके पर मायावती ने जो बातें रखी वो सभी के लिए कुछ चौंका देने वाले फैसले और किसी के लिए बहुत अच्छे फैसले, क्योंकि अगर मायावती अकेले रहेंगी तो अकेले में हरा पाना उनके लिए आसान रहेगा। बीजेपी को भी आसान रहेगा, सपा को भी आसान रहेगा, कांग्रेस भी कुछ सीटों पर सेंधमारी करेगी। लेकिन मायावती का बयान सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा अपने जन्मदिन के खास मौके पर और गठबंधन को लेकर। आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह वे आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभचिंतकों का व विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भी समर्पित की है, जिसके तहत चलकर ही इस वर्ष भी वे आज मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर हर वर्ष हमारी पार्टी के ये लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद भी करते हैं। और इस बार भी ये लोग काफी मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय
व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफी मदद भी मिली है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एकजुट होकर व सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है। जबकि ऐसी मानसिकता रखने व नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनत कश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं। और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है, तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। साथ ही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से ही अब यहाँ उत्तराखंड व अन्य पहाड़ी बहुल्य प्रदेश भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में जरूरतमंद लोगों को सही से बसाने की बजाय उल्टा हल्द्वानी की तरह ही अधिकांश उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी के लोग तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़े बचे हुए हैं, और अब यहाँ यूपी सहित पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों का भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादातर इनका भी राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। ये भी देश के लिए काफी चिंता की बात है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह दी है। और अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर विशेषकर अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी इन्हें फिर से ये याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता व इन कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इन लोगों को ये कहा है कि मैंने यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार व सदियों से उपेक्षित रहे अपने इन वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने तथा अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिलाए हैं, तो उनका सही से वह पूरा लाभ लेने के लिए
इन सभी वर्गों के लोगों को पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके वह संगठित होकर तथा अपने खुद के राजनीतिक मंच से जुड़कर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेनी होगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से मायावती ने कुछ बड़े ऐलान करे, कुछ बड़ी बातें रखी, गठबंधन को लेकर साफ इनकार करते नजर आए और ये सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि मायावती आगे जाकर कैसे अपने आप को और ज्यादा निखारती नजर आएंगी। लेकिन अब बात आती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो 21 बड़े नेताओं की लिस्ट थी उसमें मायावती का नाम भी था, अखिलेश यादव का नाम भी है, उसमें बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का नाम भी है, तो ये सब बड़े बड़े नाम है। लेकिन मायावती से उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगी, राहुल गांधी का समर्थन करेंगी। अभी तक वो राहुल पर खुलकर खुशी बयानबाजी करने से बचती नजर आई है। ट्वीट कर राहुल गांधी को उनकी यात्रा की शुभकामनाएं दी थी जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करी थी। लेकिन इतने भर से काफी नहीं होता है, आपको चाहिए होता है कि आप अच्छा खासा यहाँ पर अपना जन समर्थन दिखाते हुए लोगों के बीच अपनी अच्छी खासी पकड़ दिखाएं। लेकिन जनता यहाँ पर साफ देखती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में मायावती की अच्छी खासी पकड़ है, चाहे 10 सीटें जीते चाहे 20 सीटें जीते। लेकिन बात आती है गठबंधन की कि आपने समर्थन क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हार की बात आएगी कि कितने वोटों के अंतर से हारे, तो यहाँ पर सब देखेंगे आंकड़े, और आंकड़ों में अगर 100 के पास रहेगी यूपीए का गठबंधन तो शायद निराशा होगी। लेकिन अगर यही गठबंधन का आंकड़ा 200-300 तक पहुंचता है, जो बहुमत का आंकड़ा है बहुत क्लोज रहता है, तो वहां पर जाकर इनको अच्छा खासा सियासी संदेश देने का मौका मिलेगा कि इस बार तो बच गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नोटिस के बाद, उनके बड़े संदेश के बाद जो उन्होंने भिजवाया था मायावती को भी, उसके बाद मायावती का यह फैसला है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे यहाँ पर राज्यसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे लोकसभा, चाहे कितने भी चुनाव हो, अब मायावती अकेले ही उतरना पसंद करेंगी और अकेले उतरकर सभी विपक्षी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना पसंद करेंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पर अपनी पार्टी को निखारना चाहेंगी। उनकी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने विश्वनाथ ने साफ कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा सपना है, उनको हम प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, यही हमारा सपना है और आगे लेकर चलना चाहेंगे उनको। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम ऐलानबाजियां हमारे समर्थन में की, जनता के समर्थन में की, वही हम उनको बदले में देना चाहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कैसे मायावती बड़ा खेला करती हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को तो बड़ा झटका दे ही दिया है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां आकर राहुल की इस यात्रा के बाद खुद ही समर्थन देंगी। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को बेबस होना पड़ेगा गठबंधन के लिए। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या आपको लगता है कि अकेले में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी, हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।